अरे रबीन, तेरे लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। चल आजा यहाँ से। ये कहानी है रबीन नाम के एक ऐसे नौजवान की जिसको उसके बेईमान और लालची बड़े भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद रबीन ने कई मुसीबतों का सामना किया, और क्या वो अपने भाइयों से अपना हक वापस ले पाया? दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। बहुत समय पहले एक सुंदर सा गांव था, पुरानपुर। ये गांव अपनी हरियाली, शांत लोगों और आपसी भाईचारे के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। सफेद पत्थरों से बनी उस हवेली को देखकर लगता था जैसे वो पूरे गांव की शान हो। उस हवेली के मालिक थे सेठ संजय दत्त। सेठ संजय दत्त केवल अमीर ही नहीं थे, बल्कि दिल के भी बहुत बड़े आदमी थे। गांव में जब भी किसी गरीब के घर शादी होती तो चुपचाप खर्चा सेठ संजय दत्त उठा लेते। किसी किसान की फसल खराब हो जाती तो वो उसे कर्ज नहीं बल्कि मदद समझकर पैसे दे देते। गांव के लोग अक्सर कहते, भगवान ने अगर किसी को दिल दिया है तो वो संजय दत्त सेठ को दिया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। एक सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई, सेठ संजय दत्त नहीं रहे। ये खबर सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दूर दूर से हवेली पर पहुंचने लगे। हवेली के आंगन में चूल्हे ठंडे थे, दीवारें खामोश थीं और हवा में दुख की एक भारी चादर फैली हुई थी। सेठ संजय दत्त अपने पीछे बहुत बड़ी दौलत छोड़ गए थे। सैकड़ों बीघा जमीन, भरे हुए गोदाम, कई मवेशी और सबसे बड़ी बात 3 बेटे। लेकिन उन तीनों बेटों की फितरत बिल्कुल अलग थी। सबसे बड़ा बेटा था आनंद। आनंद बचपन से ही घमंडी और लालची था। उसे हमेशा दौलत और शान शौकत की चिंता रहती थी। दूसरा बेटा था विनोद। विनोद अपने बड़े भाई से कम नहीं था। चालाकी और लालच में वो भी उसी जैसा था। दोनों भाइयों की सोच लगभग एक जैसी थी। लेकिन सबसे छोटा बेटा था रबीन। रबीन अपने पिता की तरह शांत और दयालु था। वो अक्सर खेतों में मजदूरों के साथ काम करता और गरीबों की मदद करता था। जब लोग सेठ संजय दत्त की अंतिम क्रिया के बाद हवेली में बैठे थे तो तीनों बेटे सामने खड़े थे। आनंद और विनोद की आंखों में आंसू कम और हवेली की चीजों पर नजर ज्यादा थी। कभी उनकी नजर सोने की अलमारियों पर जाती, कभी गोदामों की चाबियों पर। लेकिन रबीन एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी। वो हवेली को नहीं देख रहा था, बल्कि अपने पिता की यादों को महसूस कर रहा था। उसे लगता था जैसे अभी उसके पिता आंगन से आवाज देंगे, रबीन बेटा जरा इधर आना। लेकिन अब वो आवाज कभी नहीं आने वाली थी। दिन बीतते गए, लोग धीरे धीरे लौट गए। हवेली में अब सिर्फ तीनों भाई रह गए थे। और तभी आनंद ने एक सुबह हवेली के बड़े दरवाजे बंद कर दिए। आंगन में एक चौकी बिछाई गई। उस पर जमीन के कागज, गोदाम की चाबियां और सोने की थैलियां रख दी गई। आज विरासत का बंटवारा होना था, लेकिन यह बंटवारा न्याय का नहीं, लालच का बंटवारा था। आनंद और विनोद पहले से ही सब तय कर चुके थे। आनंद ने ऊंची आवाज में कहा, पिता की जमीनें हम दोनों संभालेंगे। विनोद ने तुरंत कहा, और गोदाम और बैल भी हम दोनों के हिस्से में आएंगे। रबीन चुपचाप खड़ा रहा। उसे मालूम था कि उसके लिए कुछ खास नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ ही देर में दोनों भाइयों ने लगभग सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। अब बारी रबीन की थी। आनंद ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, रबीन तुम्हारा हिस्सा भी हमने सोच लिया है। उसने हाथ से हवेली के पीछे बने पुराने बाड़े की तरफ इशारा किया। वहां एक कोने में एक बहुत कमजोर और बीमार गाय पड़ी थी। उसकी हड्डियां बाहर झलक रही थी। गांव के चरवाहे भी उसे छोड़ चुके थे। सबको लगता था कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी। विनोद हंसते हुए बोला, यही तुम्हारा हिस्सा है। आंगन में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रबीन ने उस गाय की तरफ देखा, फिर अपने भाइयों की तरफ। वो चाहता तो झगड़ा कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, अगर यही मेरा हिस्सा है तो मुझे मंजूर है। ये सुनकर दोनों भाई हंस पड़े। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी चालाकी कर ली है। लेकिन रबीन धीरे धीरे उस गाय के पास गया। उसने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा।
गाय ने पहली बार किसी इंसान का प्यार महसूस किया। उसने धीरे से आंखें खोली और रबीन को देखा। रबीन ने पुरानी रस्सी उठाई और गाय को लेकर हवेली से बाहर निकल गया। पीछे से दोनों भाइयों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन रबीन बिना पीछे देखे चलता रहा। गांव के लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। एक गरीब सा लड़का और उसके पीछे चलती हुई एक कमजोर मरती हुई गाय। रबीन उस कमजोर गाय को लेकर गांव से बाहर निकल आया। सूरज ढल रहा था और खेतों के ऊपर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, देखो सेठ, संजय दत्त का छोटा बेटा। भाइयों ने इसे सिर्फ मरती हुई गाय दी है। कुछ लोग तरस खा रहे थे, कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन रबीन चुपचाप चलता रहा। गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। कभी वहां एक बूढ़ा चरवाहा रहा करता था, लेकिन उसके मरने के बाद वो जगह खाली पड़ी थी। रबीन उसी झोपड़ी के सामने रुक गया। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें भी टेढ़ी मेढ़ी थीं। अंदर सिर्फ सूखी घास और मिट्टी थी, लेकिन फिलहाल वही उसका घर था। रबीन ने धीरे से गाय को अंदर बैठाया। गाय थकी हुई थी, इसलिए तुरंत जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रबीन उसके पास बैठ गया। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके पास खाने को भी ज्यादा कुछ नहीं था, जेब में बस कुछ सिक्के बचे थे। अगली सुबह वो बाजार गया। उसने अपने लिए अनाज नहीं खरीदा, बल्कि उसने खरीदी कुछ जड़ी बूटियां। बाजार के बूढ़ी वैद्य ने उसे देखकर पूछा, इतनी जड़ी बूटियां किसके लिए ले जा रहे हो? रबीन ने जवाब दिया, एक बीमार गाय के लिए। वैद्य मुस्कुरा दिया। उसने रबीन को कुछ और जड़ी बूटियां देते हुए कहा, इन्हें भी ले जाओ। अगर सही तरीके से खिलाओगे तो जानवर जल्दी ठीक हो सकता है। रबीन ने धन्यवाद कहा और वापस झोपड़ी में आ गया। अब उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह वो जंगल के किनारे जाता, ताजी घास लाता, फिर जड़ी बूटियां पीसकर चारे में मिलाता। वो गाय के जख्म साफ करता, उसके शरीर पर तेल मलता और रात को अपनी चादर उसके ऊपर डाल देता ताकि उसे ठंड न लगे। खुद वो सर्दी में कांपता रहता। दिन बीतते गए। गांव वाले कई बार दूर से उसे देखते। कुछ लोग कहते, ये लड़का पागल हो गया है। कुछ कहते, मरने वाली गाय को क्यों बचा रहा है। लेकिन रबीन किसी की परवाह नहीं करता था। उसके लिए वो गाय अब सिर्फ जानवर नहीं रही थी, वो उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। लगभग 3 हफ्ते बीत गए। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण झोपड़ी के अंदर आई तो रबीन ने कुछ अलग देखा। गाय खड़ी थी, पहले की तरह कमजोर नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आ गई थी। रबीन हैरान रह गया। उसने धीरे से उसके पास जाकर देखा। उसकी हड्डियां अब पहले जैसी साफ नहीं दिख रही थी। लगता था जैसे शरीर में ताकत लौटने लगी है। रबीन के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। अब वो और मेहनत करने लगा। वो जंगल के अंदर तक जाने लगा। वहां उसे कई तरह की जंगली औषधीय घास मिलती थी। वही घास वह गाय को खिलाता। लगभग 2 महीने बाद गाय पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी खाल चमकने लगी थी और शरीर भी मजबूत हो गया था। एक सुबह रबीन ने देखा कि गाय के थन दूध से भरे हुए हैं। वो चौंक गया, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये गाय फिर से दूध दे पाएगी। रबीन ने मिट्टी का एक छोटा बर्तन उठाया। वो धीरे धीरे गाय के पास बैठ गया और दूध धोने लगा। थोड़ी ही देर में बर्तन भर गया। दूध बहुत गाढ़ा और साफ था। रबीन ने थोड़ा सा दूध पीकर देखा। दूध का स्वाद बहुत अच्छा था। शायद उन जड़ी बूटियों का असर था जो गाय खाती थी। उसी समय पास वाली झोपड़ी से खांसी की आवाज आई। वो एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। वो कई दिनों से बीमार थी। रबीन अक्सर उसे थोड़ा खाना दे दिया करता था। रबीन ने सोचा, क्यों ना इसे थोड़ा दूध दे दूं। वो बर्तन लेकर उस झोपड़ी में गया। बूढ़ी औरत बहुत कमजोर लग रही थी। रबीन ने उसे धीरे धीरे दूध पिलाया। बूढ़ी औरत ने कुछ घूंट पिए और बोली, बेटा, ये दूध तो बहुत ताकतवर लग रहा है। रबीन मुस्कुरा दिया। वो वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। अगले दिन सुबह एक अजीब बात हुई। वो बूढ़ी औरत अपने पैरों पर चलकर बाहर आई। उसकी हालत पहले से काफी बेहतर थी। गांव के कुछ लोग ये देखकर हैरान रह गए। बूढ़ी औरत सबको बताने लगी, रबीन की गाय का दूध बहुत ताकत देता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लोग रबीन की झोपड़ी के पास आने लगे। कोई कमजोरी की दवा चाहता, कोई बीमार बच्चे के लिए दूध मांगता।
रबीन किसी को मना नहीं करता। वो मुस्कुराकर थोड़ा थोड़ा दूध सबको दे देता। लोग बदले में उसे कुछ सिक्के दे देते। धीरे धीरे रबीन की झोपड़ी ठीक होने लगी। उसने छत की मरम्मत करवाई, कुछ अच्छे कपड़े भी खरीद लिए। लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि वो लोगों की मदद कर पा रहा था। लेकिन किस्मत का पहिया अब दूसरी दिशा में घूमने वाला था, क्योंकि एक दिन ये खबर हवेली तक पहुंच गई। जब रबीन की गाय और उसके दूध की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी, तो ये खबर आखिरकार हवेली तक भी पहुंच गई। एक शाम आनंद और विनोद हवेली के बड़े आंगन में बैठे थे। उनके सामने सोने के सिक्कों की थैलियां और शराब के प्याले रखे थे। उसी समय उनका एक नौकर दौड़ता हुआ आया। उसने धीरे से कहा, मालिक, एक अजीब खबर है। आनंद ने भूहे चढ़ाकर पूछा, क्या खबर? नौकर बोला, गांव के बाहर जो रबीन रहता है, वही रबीन जिसे आपने बीमार गाय दी थी। विनोद हंस पड़ा। हाँ, वही बेवकूफ, क्या हुआ उसे? नौकर ने कहा, मालिक, उसकी वही गाय अब बहुत तगड़ी हो गई है और लोग कहते हैं कि उसका दूध पीकर कई बीमार लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ पल के लिए दोनों भाई चुप हो गए। फिर आनंद की आंखों में लालच चमक उठा। क्या कहा तुमने? नौकर बोला, पूरा गांव यही बात कर रहा है। लोग रोज उसके झोपड़े के बाहर लाइन लगाते हैं। विनोद गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? वो तो मरने वाली गाय थी। आनंद धीरे धीरे उठकर आंगन में टहलने लगा। उसके दिमाग में लालच की आग जल रही थी। वो बोला, मतलब वो गाय साधारण नहीं है? विनोद बोला, अगर सच में उसका दूध इतना खास है तो सोचो हम उससे कितना पैसा कमा सकते हैं। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। फिर आनंद ने धीमी आवाज में कहा, और सबसे बड़ी बात, वो गाय असल में हमारी थी। विनोद समझ गया कि उसका भाई क्या सोच रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम चाहें तो उसे वापस ले सकते हैं। लेकिन एक समस्या थी। गांव के लोग जानते थे कि गाय रबीन के पास है, इसीलिए सीधे जाकर छीनना आसान नहीं था। तभी विनोद के दिमाग में एक चालाक योजना आई। वो बोला, हम सीधे नहीं छीनेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे। आनंद ने पूछा, कानून? विनोद मुस्कुराया, हाँ, गांव का कोतवाल। गांव का कोतवाल सुमंत नाम का आदमी था। वो ताकतवर जरूर था, लेकिन ईमानदार नहीं था। अगर कोई उसे अच्छी रकम दे दे तो वो सच और झूठ का फर्क भूल जाता था। अगली सुबह दोनों भाई कोतवाल के घर पहुंच गए। कोतवाल सुमंत आराम से हुक्का पी रहा था। विनोद ने झुककर कहा, कोतवाल सुमंत साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। कोतवाल ने तिरछी नजर से उन्हें देखा। किस बात में? विनोद ने धीरे से सोने की एक थैली उसके सामने रख दी। थैली खुलते ही सोने के सिक्के चमक उठे। कोतवाल सुमंत की आंखें चमक गई। वो बोला, कहिए क्या काम है? आनंद बोला, हमारी एक गाय थी जिसे हमने अपने छोटे भाई को कुछ दिनों के लिए रखने को दी थी, लेकिन अब वो उसे वापस नहीं कर रहा। कोतवाल सुमंत समझ गया कि मामला क्या है, लेकिन उसे सच से कोई मतलब नहीं था। उसने पूछा, और वो गाय अभी कहाँ है? आनंद बोला, गांव के बाहर उसी के झोपड़े में। कोतवाल ने हुक्के का लंबा कश लिया और बोला, ठीक है, अगर वो गाय आपकी है तो हम उसे वापस दिला देंगे। आनंद मुस्कुराया। योजना सफल हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। कोतवाल सुमन अपने सिपाहियों के साथ गांव के बाहर जा रहा था। लोग रास्ते से हटने लगे। कुछ ही देर में वे रबीन की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। उस समय रबीन कुछ लोगों को दूध बांट रहा था। अचानक सिपाहियों को देखकर सब घबरा गए। कोतवाल सुमन घोड़े से उतरा और ऊंची आवाज में बोला, रबीन, रबीन बाहर आया? जी कोतवाल साहब। कोतवाल ने कागज निकालते हुए कहा, शिकायत आई है कि तुमने अपने भाइयों की गाय अपने पास रख ली है। रबीन हैरान रह गया, लेकिन ये गाय तो उन्होंने मुझे मेरे हिस्से में दी थी। आनंद और विनोद भी वही खड़े थे। विनोद बोला, झूठ, हमने इसे सिर्फ देखभाल के लिए दी थी। गांव के लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोतवाल ने सिपाहियों को इशारा किया, गाय को पकड़ लो। सिपाही आगे बढ़े। गाय डरकर पीछे हटने लगी। रबीन ने आगे बढ़कर कहा, कोतवाल साहब, ये अन्याय है। लेकिन एक सिपाही ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रबीन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी गाय को रस्सी से बांधकर खींचा जा रहा था।
गाय बार बार पीछे मुड़कर रबीन को देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे आंसू थे। रबीन असहाय खड़ा रह गया। कुछ ही देर में सिपाही गाय को लेकर चले गए। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। रबीन की झोपड़ी फिर खाली हो गई, लेकिन उधर हवेली में जश्न मनाया जा रहा था। आनंद और विनोद खुश थे। उन्हें लगा अब दौलत का नया खजाना उनके हाथ लग गया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज थी उसकी देखभाल और जड़ी बूटियों का राज। रबीन से गाय छीनने के बाद आनंद और विनोद बहुत खुश थे। उन्होंने गाय को हवेली के पीछे बने नए अस्तबल में बांध दिया। वहां पत्थर की दीवारें थी, लोहे की मजबूत जंजीरें थी और नौकर चाकर हर समय मौजूद रहते थे। लेकिन उस बड़े और शानदार अस्तबल में भी गाय बेचैन लग रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। वो ठीक से चारा भी नहीं खा रही थी। एक नौकर ने आकर बताया, मालिक गाय कुछ खा नहीं रही। विनोद ने झल्लाकर कहा, भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। लेकिन उसी समय हवेली के बाहर हलचल होने लगी। एक सिपाही घोड़े पर तेजी से आया। वो सीधे हवेली के आंगन में पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, राजमहल से खबर आई है, दोनों भाई बाहर आ गए। सिपाही ने कहा, राजा भीमराव कई दिनों से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। राजमहल में ऐलान किया गया है कि जो भी राजा को ठीक कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में फिर लालच चमक उठा। विनोद धीरे से बोला, भैया मौका हमारे सामने खुद चलकर आया है। आनंद समझ गया। वो बोला, अगर गांव वाले सच कह रहे हैं और इस गाय का दूध सच में ताकत देता है तो सोचो, अगर राजा को इससे फायदा हो गया तो विनोद की आंखों में सपने तैरने लगे। तो हमें सोना मिलेगा, जमीन मिलेगी और शायद राजा की कृपा भी। आनंद ने तुरंत फैसला कर लिया, कल सुबह हम इस गाय को लेकर राजमहल चलेंगे। अगली सुबह गाय को सजाया गया। उसके गले में फूलों की माला डाली गई। लेकिन गाय फिर भी शांत नहीं थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी। कुछ घंटों बाद दोनों भाई गाय को लेकर राजमहल पहुंच गए। दरबार में कई वैद्य और हकीम पहले से मौजूद थे। राजा भीमराव सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कमजोर लग रहा था। आनंद और विनोद आगे बढ़े। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। आनंद ऊंची आवाज में बोला, महाराज हम आपके लिए एक खास चीज लेकर आए हैं। राजा ने थकी हुई आवाज में पूछा, क्या? विनोद बोला, महाराज ये गाय साधारण नहीं है। इसका दूध बहुत ताकतवर है। कई लोगों को इससे फायदा हुआ है। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। राजा ने इशारा किया, दूध दुहकर हमें दिखाओ। गाय को दरबार के बीच में लाया गया। विनोद आगे बढ़ा। उसने दूध धोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गाय को छुआ, गाय अचानक बुरी तरह उछल पड़ी। उसने जोर से आवाज निकाली। दरबार में खड़े लोग घबरा गए। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया, लेकिन गाय शांत नहीं हो रही थी। विनोद ने गुस्से में फिर कोशिश की, लेकिन इस बार भी कुछ खास दूध नहीं निकला। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। राजा के चेहरे पर भी शक दिखाई देने लगा। उसी समय दरबार में बैठे एक बुजुर्ग मंत्री रामू धीरे से उठे। उन्होंने गाय को ध्यान से देखा, फिर दोनों भाइयों की तरफ देखा और शांत आवाज में बोले, महाराज शायद समस्या गाय में नहीं है। समस्या उन हाथों में है जो इसे धोने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दरबार उनकी तरफ देखने लगा। रामू ने कहा, मैंने सुना है कि इस गाय की देखभाल पहले कोई और करता था। शायद असली बात उसी के पास है। राजा ने तुरंत पूछा, वो कौन है? दरबार में खामोशी छा गई और कुछ ही पल बाद सच सामने आने वाला था, क्योंकि अब राजा का आदेश निकलने वाला था। उस असली आदमी को ढूंढकर दरबार में लाया जाए। और वो आदमी था रबीन। दरबार में रामू की बात सुनकर राजा भीमराव कुछ पल सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में आदेश दिया, जिस व्यक्ति ने इस गाय की देखभाल की थी उसे तुरंत हमारे दरबार में बुलाया जाए। सिपाहियों ने झुककर आदेश स्वीकार किया और तुरंत घोड़े दौड़ा दिए। उधर गांव के किनारे अपनी झोपड़ी के बाहर रबीन चुपचाप बैठा था। गाय के जाने के बाद झोपड़ी जैसे सुनी हो गई थी। वो कभी उस खाली खूंटे को देखता जहां गाय बंधी रहती थी और कभी आसमान की तरफ। उसे दुख गाय के जाने का नहीं था, दुख इस बात का था कि अन्याय जीत गया था। तभी दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी।
कुछ ही देर में राजमहल के सिपाही उसकी झोपड़ी के सामने आकर रुक गए। गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम रबीन हो? रबीन ने सिर हिलाया। हाँ, सिपाही बोला, राजा भीमराव ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। ये सुनकर रबीन थोड़ा चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि राजा उसे क्यों बुला रहे हैं, लेकिन उसने बिना सवाल किए सिपाहियों के साथ चलने का फैसला किया। कुछ ही घंटों बाद वह राजमहल पहुंच गया। पहली बार उसने इतना बड़ा महल देखा था। जैसे ही वो दरबार में पहुंचा, उसकी नजर सीधे अपनी गाय पर पड़ी। गाय दरबार के बीच खड़ी थी। चारों तरफ सिपाही खड़े थे, लेकिन जैसे ही गाय ने रबीन को देखा, उसने जोर से आवाज निकाली। उसकी आंखें चमक उठी। अगले ही पल वो रस्सी खींचते हुए रबीन की तरफ बढ़ी। सिपाही उसे रोक नहीं पाए। गाय सीधे रबीन के सामने आकर रुक गई। उसने अपना सिर रबीन के कंधे से लगा दिया, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। पूरा दरबार ये दृश्य देखकर हैरान रह गया। राजा भी ध्यान से ये सब देख रहे थे। रामू हल्के से मुस्कुराए। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि असली कहानी क्या है। राजा ने रबीन से पूछा, क्या ये गाय तुम्हारी है? रबीन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये गाय मुझे मेरे भाइयों ने दी थी, जब ये बहुत बीमार और कमजोर थी। दरबार में बैठे लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। राजा ने पूछा, फिर ये इतनी तगड़ी कैसे हो गई? रबीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। मैंने इसे जड़ी बूटियां और जंगल की औषधीय घास खिलाई थी और रोज इसकी देखभाल की थी। ये सुनकर दरबार में हल्की हलचल हुई। रामू आगे आए। उन्होंने कहा, महाराज, ये सच हो सकता है। कई जड़ी बूटियां जानवरों के दूध को अधिक पौष्टिक बना देती हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, रबीन, हमारे सामने इस गाय का दूध धोकर दिखाओ। रबीन धीरे से गाय के पास बैठ गया। उसने पहले गाय के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गाय तुरंत शांत हो गई। फिर उसने धीरे धीरे दूध दूहना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में बर्तन दूध से भरने लगा। दूध सफेद और गाढ़ा था। दरबार में खड़े वैद्य ने आगे बढ़कर दूध को देखा। उसने कहा, महाराज, ये दूध सच में बहुत पौष्टिक लगता है। राजा ने प्याला उठाया और थोड़ा दूध पिया। कुछ देर बाद उनके चेहरे पर राहत दिखाई देने लगी। शायद उन्हें सच में ताकत महसूस हुई। लेकिन उसी समय आचार्य रामू की नजर गाय के शरीर पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से गाय की पीठ देखी। फिर रबीन से पूछा, बेटा, ये गाय पहले कहाँ चरती थी? रबीन ने जवाब दिया, महाराज, ये जंगल के उस हिस्से में चरती थी जहां बहुत सी औषधीय घास उगती हैं। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, शायद यही असली राज है। गाय नहीं, बल्कि वो जड़ी बूटियां जो ये खाती थी। दरबार में बैठे कई लोग सिर हिलाने लगे। लेकिन तभी रामू ने एक और बात पर गौर किया। उन्होंने कहा, लेकिन एक और बात है, जब तक ये गाय रबीन के पास थी, तभी तक इसका दूध इतना प्रभावी था। जब इसे यहाँ लाया गया तो ये दूध देना भी नहीं चाह रही थी। उन्होंने राजा की तरफ देखकर कहा, महाराज, कभी कभी जानवर भी इंसानों की नीयत पहचान लेते हैं। यह सुनकर पूरे दरबार की नजर विनोद और आनंद पर चली गई। दोनों भाई घबराकर खड़े थे। अब सच सामने आने ही वाला था और अगले ही पल राजा का फैसला सुनाया जाने वाला था, जो उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देने वाला था। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। सबकी नजरें राजा भीमराव पर थीं। आनंद और विनोद के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। राजा धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने पहले रबीन की तरफ देखा, फिर उन दोनों भाइयों की तरफ। कुछ पल तक वो बिना बोले खड़े रहे, जैसे सब कुछ समझ रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, आनंद, विनोद, क्या ये सच है कि ये गाय पहले रबीन के पास थी? दोनों भाई घबरा गए। आनंद ने हकलाते हुए कहा, महाराज, वो हमने उसे बस कुछ समय के लिए दी थी। लेकिन राजा ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, सच बोलो। दरबार में बैठे मंत्री और सिपाही भी उनकी तरफ घूर रहे थे। अब झूठ छिपाना मुश्किल था। विनोद ने सिर झुका लिया। रामू आगे बढ़े और बोले, महाराज, गांव के कई लोग गवाही दे सकते हैं कि ये गाय रबीन के हिस्से में दी गई थी। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, इन दोनों को आगे लाया जाए। सिपाहियों ने आनंद और विनोद को दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। राजा बोले,
तुम दोनों ने लालच में आकर अपने ही भाई के साथ अन्याय किया और ऊपर से झूठ बोलकर इस गाय को यहाँ तक ले आए। दरबार में बैठे लोग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। राजा ने आगे कहा, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने रबीन की तरफ देखा। जिसे तुम दोनों ने कमजोर समझा वही सबसे मजबूत निकला, और जिस गाय को तुमने बेकार समझा उसी ने तुम्हारे झूठ को सबके सामने खोल दिया। फिर राजा ने अपना फैसला सुनाया। पहला आदेश, ये गाय तुरंत रबीन को वापस दी जाए। रबीन ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। गाय जैसे उसकी बात समझ रही थी, वो धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। राजा ने दूसरा आदेश दिया, आनंद और विनोद की आधी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। दोनों भाई घबरा गए, लेकिन राजा अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने तीसरा आदेश दिया, और इन दोनों को 1 साल तक गांव के खेतों में काम करना होगा, ताकि इन्हें मेहनत और ईमानदारी की कीमत समझ में आए। दरबार में बैठे लोग ये फैसला सुनकर संतुष्ट नजर आए। आनंद और विनोद के पास अब कुछ कहने को नहीं था। उधर राजा ने रबीन की तरफ मुस्कुराकर कहा, रबीन, तुमने सिर्फ एक गाय को नहीं बचाया, तुमने हमें यह भी सिखाया है कि असली ताकत दया और मेहनत में होती है। राजा ने उसे इनाम के रूप में कुछ जमीन और धन भी दिया, लेकिन रबीन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही काफी है कि मैं अपने गांव में रहकर लोगों की मदद कर सकूं। राजा उसकी विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद रबीन अपनी गाय के साथ वापस गांव लौट आया। अब उसकी झोपड़ी पहले जैसी नहीं रही। लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन रबीन वहीं था।